सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। जिला दर्शन सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपने जिला दर्शन में पढ़ने जा रहे हैं बूंदी जिले के बारे में। बूंदी के अंदर क्या ऐतिहासिक फैक्ट है, राजस्थान जीके से संबंधित अपने क्या क्या पढ़ सकते हैं। सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल के बारे में पढ़ सकते हैं। भगवान परशुराम की कर्मस्थली है, तारागढ़ दुर्ग है, केशोराय पाटन कस्बे के अंदर बहुत सारे फैक्ट है। अन्य भी बूंदी चित्रशैली के बारे में फैक्ट है। तो बूंदी जिले के बारे में अपने आज इस सेशन के अंदर अपने चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी साथी क्लास को देख रहे हैं, एक बार क्लास को लाइक और अपने साथियों की भी शेयर जरूर कर देना। कोर्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले अपने एक बार जिले के बारे में शुरू करते हैं। आज का अपना जिला रहेगा बूंदी जिला। ये बूंदी जिले का मानचित्र है। पहले अपने बूंदी के मेन शहरों की बात कर लेते हैं। तो लगभग यहाँ पर जो है वो अपना मेन शहर आता है बूंदी, यानी कि बूंदी जिले का मेन जिला मुख्यालय, जिसके ऊपर आज अपने चर्चा करने वाले हैं। अन्य अगर तहसीलों की बात करें तो उत्तरी दिशा में यहाँ पर शहर आता है हिंडोल या हिंडोली। हिंडोली है। हिंडोली के जस्ट पास में यहाँ पर शहर पड़ता है नैनवा। नैनवा। और नैनवा के जस्ट पास में यहाँ पर आता है इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ है। हिंडोली, नैनवा, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ के पास में यहाँ पर है केशोराय पाटन। केशोराय पाटन। और केशोराय पाटन के बिल्कुल पास में बूंदी के दक्षिणी साइड में यहाँ पर आता है तालेड़ा। तालेड़ा, तलवाड़ा, तिलवाड़ा, ये तालेड़ा है, बूंदी जिले का है। तो ये बूंदी और बूंदी की मुख्य तहसीलों के नाम है। बूंदी है, हिंडोली है, नैनवा है, इंद्रगढ़ है, केशोराय पाटन है, तालेड़ा है। ठीक है। अब इन शहरों में जीके से संबंधित जो मेन फैक्ट है वो क्या क्या है, उनके ऊपर अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, बूंदी की अगर अपने बात करें तो अगर मैं बूंदी जिले की बात करूं तो बूंदी जिले का अगर उपनाम कहें कि बूंदी जिले का उपनाम क्या है, तो बूंदी जिले को राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है। राजस्थान की छोटी काशी। राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है, बूंदी का उपनाम है। इसके अलावा बूंदी जिले में ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग है। एक बूंदी में भी है और एक तारागढ़ दुर्ग और कहां पर है कमेंट करके बता दो, वो भी फेमस है। और एक बूंदी के अंदर भी तारागढ़ दुर्ग है। इसके अलावा बूंदी के अंदर एक झील का नाम आता है जेत सागर झील। अब यही झील अपने यहाँ पर मानचित्र में क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसे मिलता जुलता एक नाम हो रहा है जैन सागर झील। तय की जगह न है, जैन सागर झील। जैन सागर झील वो अजमेर में है और जेत सागर जो झील है ये बूंदी के अंदर है। इसके अलावा एक फेमस जीके में प्रश्न आता है 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी ये भी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। तो आप ये कमेंट करके बता दो 80 खंभों की छतरी जो है वो राजस्थान में कहां पर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ये बूंदी के बारे में, बूंदी का उपनाम राजस्थान की छोटी काशी है, ऐतिहासिक तारागढ़ दुर्ग है, जेत सागर झील है, यहीं पर 84 खंभों की छतरी है। इसके अलावा अगर अपने केशोराय पाटन की बात करें तो केशोराय पाटन जो है, एक तो ये भगवान परशुराम की तपोस्थली है। भगवान परशुराम की तपोस्थली। केशोराय पाटन वाला जो कस्बा है वो माना जाता है भगवान परशुराम की तपोस्थली है। यहीं पर सहकारी क्षेत्र का या सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल है। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो केशोराय पाटन शुगर मिल है, जिसकी स्थापना यहाँ पर 1965 में हुई थी। हालांकि उत्पादन में सबसे बड़ी शुगर मिल गंगानगर शुगर मिल है, 1937 में स्थापित हुई थी, राजस्थान की दूसरी शुगर मिल थी। लेकिन गंगानगर वाली जो शुगर मिल है वो सार्वजनिक क्षेत्र की है, ये सहकारी क्षेत्र की है। तो सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो चीनी कारखाना वो कहां पर है, केशोराय पाटन के अंदर है। और इसी शहर में जो चंबल नदी है, चंबल नदी का जो तल है यानी कि जो पाट है, उस पाट की गहराई भी सबसे ज्यादा यहीं पर देखी जाती है। और उस पाट या तल की सबसे ज्यादा जो चौड़ाई है वो भी यहीं पर देखी जाती है। यानी कि चंबल नदी में सबसे ज्यादा गहराई कहां पर है, तो केशोराय पाटन बूंदी में है।
और चंबल के तल की सबसे ज्यादा चौड़ाई भी कहाँ देखी जाती है, तो केशव रायपाटन बूंदी में देखी जाती है। और केशव रायपाटन भगवान परशुराम की तपोस्थली भी माना जाता है। इंद्रगढ़ की बात करें तो इसी तहसील के अंदर अपने राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना यहीं पर स्थापित हुआ था। यहां पर एक जगह का नाम था लाखेरी, लाखेरी, जहां पर यह कारखाना 1915 में स्थापित हुआ था, जिसने अपना सीमेंट उत्पादन का कार्य 1917 में शुरू किया था। अगर 15 ऑप्शन में नहीं आता तो 1917 से ही मानेंगे। मेन इसकी स्थापना 1915 में है। और इस वाले कारखाने का नाम है एसीसी। कि राजस्थान में एसीसी सीमेंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो लाखेरी बूंदी की, जो इंद्रगढ़ तहसील के अंदर आता है, बूंदी जिले का है। तो ये बूंदी के मुख्य शहरों के बारे में मेन फैक्ट है। इन्हीं के बारे में अपने को आगे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करनी है। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, राजस्थान के जिला दर्शन की जो पुस्तक है, मेरे द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है, ये वाली जो पुस्तक है जिला दर्शन की पुस्तक, ये बाजार के अंदर आ चुकी है। तो आप आज ही अपने नजदीक में जो भी बुक डिपो है उसके ऊपर जाकर एक बार पुस्तक को देखना जरूर। जिला दर्शन की जो पुस्तक है शानदार, इसमें मेहनत की हुई है। इसी हिसाब से मानचित्र के अंदर राजस्थान के 50 जिलों का उसके अंदर आपको डिटेल लिखी मिलेगी। एक बार बुक डिपो पर जाओ, किताब को खोलकर देखो। अगर आपको लगे कि वाकई में इसके अंदर मेहनत की गई है, जैसा कह रहे हैं वैसी इसके अंदर मेहनत है, तो पुस्तक को वहां से खरीद कर जरूर लेकर आना और एक बार पूरी पुस्तक को पढ़कर देखना। राजस्थान जीके आपका कितना बेहतरीन होगा ये आपको खुद अपने आप पता चल जाएगा। और उस पुस्तक के पहले पेज के ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। पुस्तक को लाने के बाद पुस्तक के साथ अपनी सेल्फी लेकर उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप भी जरूर करना, ताकि अपने उसको बाद में आपको यूट्यूब और टेलीग्राम के ऊपर भी अपने वो शेयर करेंगे, ताकि ये पुस्तक अधिक से अधिक साथियों तक इस पुस्तक के बारे में बात अपनी पहुंचे। और अगर पुस्तक का मैटर आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि ये पुस्तक हमें क्लास के अंदर याद करनी है, इसको समझकर याद करना है, तो मेरे द्वारा संकल्प की ऐप के ऊपर जिला दर्शन का लाइव बैच भी मैंने शुरू कर रखा है। 12 दिसंबर से लाइव बैच शुरू हुआ था। लाइव क्लास होती है डेली की, लगभग 1.5 से 1.25 घंटे की क्लासें डेली की लाइव उसके अंदर रहती है। उसके अंदर कंप्लीट जिले को मैं डिटेल के अंदर उसकी जियोग्राफी, उसकी कल्चर, हिस्ट्री और अन्य जो फैक्ट है वो पूरा डिटेल में करवा रहा हूँ। इस क्लास में बहुत सारे साथी होंगे जो उस कोर्स के अंदर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि उसके अंदर कितना डिटेल के अंदर अपने प्रत्येक जिले का जीके पढ़ रहे हैं। तो आप उस बैच के अंदर भी मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। उस बैच में 15% का अतिरिक्त डिस्काउंट पाने के लिए आप एक कूपन कोड यूज कर सकते हो, संकल्प 50 पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, आगे मैं फिर बता दूंगा। उस कूपन कोड से आपको 15% का और उसके ऊपर अतिरिक्त डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो पुस्तक जो जरूर लेकर आना, और पुस्तक के बाद आपको लगे कि हमें ये पुस्तक पूरी याद करनी चाहिए, तो आप मेरे साथ उस लाइव कोर्स के अंदर भी जुड़ सकते हो। आप सबका मोस्ट वेलकम रहेगा, ठीक है। पुस्तक के बारे में अपने साथियों के बीच में जरूर बताइएगा। तो ये अपने बूंदी जिले का मानचित्र है। आइए अपनी इसकी डिटेल अब शुरू कर देते हैं। देखिएगा, अब क्या है कि प्रत्येक जो जिला दर्शन का जो लाइव बैच है और जो मेरी पुस्तक, उस पुस्तक का जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है, उसमें प्रत्येक जिले के बारे में मैं 5 चीजों को लेकर चला हूं। सबसे पहले उस जिले का सामान्य परिचय आपको मिलेगा। सामान्य परिचय का मतलब है कि जो भी उसके पुराने नाम है, उपनाम है, संस्थापक है, आरजे नंबर है, तहसीलें हैं, स्थलीय सीमा है, वो उसका सामान्य परिचय, बेसिक बातें आपको पहले उसमें पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद में उस जिले का भूगोल शुरू होगा। जो भी जिले की जियोग्राफी के फैक्ट है वो उसके अंदर पढ़े जाएंगे। उसके बाद उस जिले की कला संस्कृति यानी कि कल्चर डिटेल में पढ़ी जाएगी। उसके बाद उस जिले का जो इतिहास है, पुरानी जो राजवंश है, 1857 की क्रांति है, प्रजामंडल आंदोलन है, किसान आंदोलन है, पूरी हिस्ट्री उसके अंदर डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद में अन्य में जो विविध महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसके अंदर करंट जीके के जो फैक्ट है, प्रमुख व्यक्तित्व है,
अन्य अगर कोई बातें हैं जिले की तो वो सारी चीजें अपनी चलेगी। तो ये 5 फॉर्मेट मैं प्रत्येक जिले में एक साथ लेकर चला हूँ, चाहे मैं किताब की बात करूं, चाहे मैं जिला दर्शन के लाइव बैच की बात करूं। तो इसी प्रकार से एक व्यवस्थित रूप से जो है वो सारा आपको सिस्टम में मिलेगा। पुस्तक के अंदर ही पूरा ये सिस्टम में है, और जो लाइव बैच मैंने शुरू कर रखा है उसके अंदर भी इसी पॉइंट टू पॉइंट जो है डिटेल के अंदर अपने प्रत्येक बिंदु के ऊपर प्रत्येक जिले के बारे में, इनफैक्ट के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हो। बूंदी जिले की बात करें, देखिएगा, अगर अपने बात करें बूंदी जिले के, बूंदी के प्राचीन नाम, कि बूंदी वाले एरिया को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो बूंदी का प्राचीन नाम था वृंदावती। वृंदावती इस बूंदी का प्राचीन नाम था। इसको फरुखाबाद के नाम से भी प्राचीन समय में कुछ समय के लिए जाना गया था, फरुखाबाद। और उसको बुंदू का नाला भी इसका प्राचीन नाम मिलता है, बुंदू का नाला, ये बूंदी के प्राचीन नाम है, वृंदावती, इसके अलावा फरुखाबाद और बुंदू का नाला। और अगर बूंदी को कोई उपनाम देना पड़े तो बूंदी जिले का उपनाम है, एक तो इसको राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी कहा जाता है। एक इसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है ना, सिटी ऑफ स्टेबल्स कहा जाता है, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसी को राजस्थान की काशी भी कहते हैं, राजस्थान की काशी भी कहा जाता है, राजस्थान की छोटी काशी भी, राजस्थान की काशी भी है। और इसी को अजात वैभव नगरी, अजात वैभव नगरी के उपनाम से भी बूंदी को जाना जाता है। ये बूंदी के उपनाम है, राजस्थान की छोटी काशी या राजस्थान की काशी, बावड़ियों का शहर या बावड़ियों की नगरी। और इसी को अजात वैभव नगरी के उपनाम से भी बूंदी को जाना जाता है। चलो आप ये बताइए, बूंदी जिले का आरजे नंबर क्या है? बूंदी का आरजे नंबर है आरजे 08। और बूंदी का शुभंकर, बूंदी जिले का शुभंकर जो है वो क्या है? सुखार्ब है। बूंदी का शुभंकर क्या है? सुखार्ब है, ये बूंदी जिले का शुभंकर है। और बूंदी एक अंतःवर्ती जिलों की श्रेणी में आता है, यानी कि बूंदी किसी राज्य को स्पर्श नहीं करता, किसी देश को स्पर्श नहीं करता। बूंदी ना ही तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ना ही बूंदी किसी प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो बूंदी के प्राचीन नाम, उपनाम, आरजे नंबर और शुभंकर है। इसके अलावा बूंदी की बात करें तो बूंदी जिले की जो जलवायु है, बूंदी जिले की जो जलवायु है, अगर अपने भारतीय मौसम विभाग की माने तो बूंदी जो जिला है ये आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। कि बूंदी जिले की जलवायु कैसी है? तो आर्द्र जलवायु है भारतीय मौसम विभाग के अनुसार। इसके अलावा कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बूंदी वाला जो एरिया है ये CWG प्रकार की जलवायु में आता है। हॉर्नवेट की माने तो बूंदी DAW प्रकार की जलवायु में आता है। और अगर ट्री वार्था की माने तो बूंदी की जलवायु CAW प्रकार की है। और वैसे भारतीय मौसम विभाग की माने तो बूंदी जो है वो आर्द्र जलवायु प्रदेश में आता है। और बूंदी वाले क्षेत्र में जो मुख्य रूप से मिट्टी पाई जाती है वो यहाँ पर मुख्य रूप से मध्यम काली मिट्टी या रेंगूर मिट्टी पाई जाती है। बूंदी में मध्यम काली या रेंगूर मिट्टी पाई जाती है। और वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार बूंदी के अंदर मुख्य रूप से वर्टी सोयल, वर्टी सोयल जो है, हाड़ौती क्षेत्र जो है ना उसमें लगभग वर्टी सोयल है, तो उसी को अपने काली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण में उसी को नाम दे दिया वर्टी सोयल, जो कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। पूरे हाड़ौती क्षेत्र में अक्सर यही मिट्टी हमें देखने को मिलती है। तो बूंदी की जलवायु आर्द्र जलवायु है। बूंदी में पाई जाने वाली मिट्टी काली या रेंगूर मिट्टी है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार बूंदी जिले में पाई जाने वाली मिट्टी कैसी है? वर्टी सोयल है। इसके अलावा अगर अपने बात करें कृषि वाले फील्ड में, तो कृषि की बात करें तो जो बूंदी है इसका वर्तमान हमारे राजस्थान के अंदर हल्दी व धान
का जो उत्पादन है वो हमारे राजस्थान के अंदर बूंदी जिले में सबसे मेन हुआ है। तो ये हल्दी और धान उत्पादन में हमारा वर्तमान में एक अग्रणी जिला माना जाता है। किस किस के अंदर? हल्दी और धान के अंदर। प्लस अगर अपने गन्ना की बात करें तो गन्ना उत्पादन में भी हमारा बूंदी जो जिला है वो हमारे राजस्थान का एक अग्रणी जिला है। हालांकि गन्ने का प्रति हेक्टर के हिसाब से ज्यादा उत्पादन श्री गंगानगर के अंदर भी होता है, लेकिन गन्ने उत्पादन में अग्रणी जिलों में बूंदी जिले का नाम भी सर्वोपरि है। तो बूंदी को अपने ये कह सकते हैं कि वर्तमान में हल्दी, धान और गन्ना उत्पादन में बूंदी जो जिला है ये अग्रणी स्थान पर है। और अगर अपने बात करें बूंदी जिले का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, तो बूंदी जिले के अंदर मुख्य रूप से चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है। चंबल नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो मुख्य रूप से बूंदी जिले के अंदर हमें मिलता है। और इसके अलावा चंबल की जो अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे यहाँ पर मांगली नदी है, मेज नदी है और चाकण नदी है, जो चंबल की सहायक नदियां हैं, इन नदियों का भी बहाव क्षेत्र जो है वो अक्सर अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बूंदी जिले की अगर प्रमुख नदी की बात की जाए तो बूंदी जिले की जो प्रमुख नदी है वो चंबल है। और इसके अलावा चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो भी यहाँ पर बहती है। और मुख्य रूप से यहाँ पर 4 सहायक नदियां जो है वो चंबल की यहाँ पर 3 सहायक नदियां यहाँ पर बहती है, मांगली, मेज और चाकण। अब एक सबसे मेन चीज याद रखिएगा, जो मांगली नदी है इसी नदी पर भीमलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा बूंदी जिले में स्थित है। ये सबसे मेन फैक्ट है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर प्रश्न खूब आता है कि भीमलत जलप्रपात किस जिले में है? बूंदी में है। और किस नदी पर है? तो मांगली नदी पर है। और अगर चंबल की बात करें तो चंबल नदी का जो पाट है या इसका जो तल है, उस तल की गहराई प्लस चौड़ाई सबसे ज्यादा जो है वो बूंदी जिले के अंदर ही देखी जाती है। और बूंदी का वो कौन सा शहर है? तो वो केशोरायपाटन शहर है, जहां पर बूंदी के तल की गहराई भी सबसे ज्यादा है और बूंदी के तल की चौड़ाई भी सबसे ज्यादा अक्सर यहाँ पर देखने को मिलती है। और सबसे मेन चीज याद रखिएगा, मांगली नदी पर बूंदी जिले में भीमलत जलप्रपात है। भीमलत जलप्रपात कौन से जिले में है? तो बूंदी जिले में है। और बूंदी की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा वो चंबल नदी है। इसके अलावा बूंदी में जो मुख्य झील स्थित है वो कौन कौन सी है? तो बूंदी के अंदर मुख्य रूप से कनक सागर झील है, दुगारी, जैत सागर, नवल सागर, नवलखा। ये मीठे पानी की जो झीलें हैं वो मुख्य रूप से बूंदी जिले में स्थित है। कनक सागर है, दुगारी है, जैत सागर है, नवल सागर है और उसके अलावा यहाँ पर नवलखा झील है। हाँ, फूल रानी की झील भी बूंदी में है, राजस्थान में फूल रानी की झील। फूल रानी की जो झील है वो भी कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर है। तो ये बूंदी जिले के अंदर जो मुख्य मीठे पानी की जो झीलें हैं वो झीलें ये हैं। अब देखिएगा बूंदी के बारे में मुख्य जो अपनी ज्योग्राफी के फैक्ट है उनके अंदर अपने ये इसके अंदर अपने को मेन पढ़ना है। इसके अलावा अन्य भी बूंदी जिले की ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारा अपने को पढ़ने को है, तो वो चीज भी यहाँ पर जीके के लिहाज से बड़ी महत्वपूर्ण है, उनको भी प्राथमिकता दीजिएगा। जैसे झील के बाद अगर अपने बात करें कि बूंदी जिले का जो मुख्य खनिज है वो कौन कौन से हैं? बूंदी जिले का किस खनिज के उत्पादन में सर्वोपरि या सबसे अग्रणी जो नाम है वो बूंदी जिले का लिया जाता है? तो खनिज की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा सिलिका रेत। सिलिका जो रेत है, इस रेत का प्रचुर मात्रा में जो भंडार है वो बूंदी जिले के अंदर मिलता है। इसके अलावा बूंदी जिले के अंदर
यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। यूरेनियम के जो भंडार है वो भी बूंदी जिले में मिलते हैं। यूरेनियम के भंडार की बात करें तो यूरेनियम के जो भंडार है ना, आपने जो पढ़ा था ना हिंडोली, हिंडोली जो तहसील है, इस तहसील में यूरेनियम के प्रचुर मात्रा में भंडार इस बूंदी जिले में पाए जाते हैं। और सिलिका रेत की बात करें तो बूंदी में एक जगह का नाम आता है बारोदिया, बारोदिया क्षेत्र। ये बूंदी जिले का क्षेत्र है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। तो बूंदी जिले में ये दो खनिज है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सिलिका रेत और यूरेनियम। सिलिका रेत के लिए जिस जगह का नाम लिया जाता है वो बारोदिया है, और यूरेनियम की बात करें तो हिंडोली तहसील है, उसके अंदर यूरेनियम के प्रचुर मात्रा में भंडार यहां पर मिलते हैं। उसके अलावा बूंदी जिले के प्रमुख अगर उद्योगों के ऊपर नजर डालें तो एक तो ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर पेपर में आता है, खूब आता है, और वही हमारे लिए सबसे मेन काम का, याद रखना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ था? 1915 में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित हुआ था? लाखेरी बूंदी में स्थापित हुआ था। और इसने उत्पादन का कार्य कब शुरू किया था? 1917 में शुरू किया था। और इस कारखाने की स्थापना करवाने वाली कंपनी का नाम था कलीन निक्सन कंपनी, कलीन निक्सन कंपनी। और ये कंपनी जो है ये इंग्लैंड की है। और इस कंपनी के द्वारा यहां पर जब ये पहला कारखाना स्थापित करवाया गया तो इस कारखाने को नाम दिया गया एसीसी। तो अपने राज्य में एसीसी सीमेंट कारखाना कहां का है? तो लाखेरी बूंदी का फेमस है, जो अपने राज्य का सीमेंट का प्रथम कारखाना है। 1915 लाखेरी बूंदी में कलीन निक्सन कंपनी के द्वारा यह कारखाना स्थापित किया गया था। इसके अलावा याद रखो, राजस्थान के अंदर सहकारी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है, उस शुगर मिल की स्थापना भी 1965 के अंदर बूंदी जिले में हुई थी। और जिस जगह पर मिल की स्थापना हुई उस जगह के नाम पर मिल का नाम रख दिया गया केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल। जो सहकारी क्षेत्र की शुगर मिल है, जो सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल है, क्योंकि अपने राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की एक ही शुगर मिल है। तो एक ही है तो सबसे बड़ी भी है, सबसे नई भी है, क्योंकि एक है तो प्रथम भी है। मेन अपने राज्य में 3 शुगर मिल है, एक गंगानगर वाली है वो सरकारी है, वहां भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में दी मेवाड़ शुगर मिल है वो हमारी पहली शुगर मिल है, वो प्राइवेट है, और ये वाली सहकारी है। तो सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल भी बूंदी जिले में है, केशोरायपाटन में है, चंबल नदी के किनारे पर है, जिसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई थी? 1965 के अंदर हुई थी। और पहली शुगर मिल की स्थापना 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में उसकी स्थापना हुई थी। उस मिल का नाम क्या था? दी मेवाड़ शुगर मिल, जो कि अपने राजस्थान की प्रथम शुगर मिल मानी जाती है। इसके अलावा अगर अपने बात करें बूंदी जिले का जो वन्य जीव क्षेत्र है, बूंदी के अंदर जो वन्य जीव क्षेत्र है उस क्षेत्र में यहां पर क्या कुछ विशेष है तो याद रखिएगा। एक तो बूंदी के अंदर आखेट निषिद्ध क्षेत्र का नाम लिया जाता है, और बूंदी में जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है उसका नाम है कनक सागर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। आप ये बताओ राजस्थान में कुल आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? तो 33 है, जिसमें सबसे छोटा कौन सा है? कनक सागर बूंदी वाला है। इसके अलावा इसी बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, रामगढ़ विषधारी जो अभयारण्य है वो बूंदी जिले के अंदर ही फैला हुआ है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। इसका जो मूल नाम है ना वो याद रखिएगा, रामगढ़ है इसका मूल नाम। और यहां पर राज्य में सबसे ज्यादा जंगली कुत्ते पाए जाते हैं, कि जंगली कुत्तों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य प्रसिद्ध है। और इसी में हमारे राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना संचालित है।
राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना कहाँ संचालित है? रामगढ़ विषधारी बूंदी में, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? जिसकी शुरुआत मानी जाती है 5 जुलाई 2021 को, 5 जुलाई 2021 को। जबकि अपने राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में है, जिसकी शुरुआत 1973 के अंदर हुई थी। दूसरी सरिस्का में है, 1978 में शुरू हुई थी। तीसरी मुकुंदरा में है, 2013 में शुरू हुई। चौथी रामगढ़ विषधारी बूंदी में है, 2021 में शुरू हुई। और पांचवी बाघ परियोजना को मंजूरी मिली है केला देवी करौली में, जिसके अंतर्गत 3 जिलों के जंगलों को शामिल किया जाएगा, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर, जहां पर अपने राजस्थान की पांचवी बाघ परियोजना संचालित होने को मंजूरी मिली है। तो यहाँ पर अपने राज्य की चौथी बाघ परियोजना है। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला के बारे में एक फैक्ट याद रखिएगा कि बूंदी जिले में अरावली की जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को आडाहुला कहा जाता है। कि अरावली की पहाड़ियों को आडाहुला कहाँ कहा जाता है? तो बूंदी जिले में अरावली की पहाड़ियों को आडाहुला कहा जाता है। तो ये बूंदी के बारे में मुख्य जो जियोग्राफी के फैक्ट थे, उन फैक्ट के बारे में मेन ये था। अब अपने बात करते हैं बूंदी की जो मुख्य कला संस्कृति के फैक्ट है, जिसमें सबसे मेन नाम आता है तारागढ़ दुर्ग का। तारागढ़ दुर्ग, या अपने इसको कह सकते हैं बूंदी का किला। बूंदी का किला, या जिसको अपने तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर क्या फैक्ट है? इसका जो निर्माण है वो राव देवा सिंह के परपोतर बर सिंह ने करवाया था। निर्माणकर्ता जो है इसका कौन है? बर सिंह माना जाता है। बर सिंह माना जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। जो राव देवा का परपोतर था बर सिंह, उसके द्वारा ये तारागढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जीके में जो इस दुर्ग के बारे में मुख्य प्रश्न आते हैं, वो क्या क्या आते हैं, उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तारागढ़ जो दुर्ग है, इस दुर्ग में कुछ महलों के नाम आते हैं। एक महल का नाम है रंग विलास चित्रशाला, व सुख महल। ये तारागढ़ दुर्ग में स्थित दो ऐतिहासिक और सबसे प्रमुख महल है। सीधा सा प्रश्न आता है, रंग विलास चित्रशाला का संबंध किस दुर्ग से है? तो बूंदी के तारागढ़ दुर्ग से है। रंग विलास चित्रशाला, और एक सुख महल भी है, इस दुर्ग का सबसे मेन महल माना जाता है। इसके अलावा आप कमेंट करके बताओ कौन सी तोप है जिसका संबंध इस वाले दुर्ग से है? तो उस तोप का नाम क्या है? बिल्कुल गर्भ गुंजन तोप। गर्भ गुंजन जो तोप है, वो तोप इसी दुर्ग से संबंधित है। कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप जो है वो किस दुर्ग में है? तो इसी तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। और तारागढ़ दुर्ग का सबसे जो ऊंचा बुरुज है, तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो बुरुज है, उस बुरुज का नाम क्या है? तो आपको पता है उस बुरुज का नाम क्या है? भीम बुरुज है। जो भीम बुरुज है वो तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा बुरुज माना जाता है। आप ये बता दो राजस्थान के किस दुर्ग में सबसे अधिक बुरुज बने हुए हैं? एक तो ये प्रश्न है। और एक ये बताओ किस दुर्ग में 37 बुरुज है, और किसमें सबसे अधिक बुरुज है? जिसमें सबसे अधिक बुरुज है उसमें कुल कितने बुरुज है? और इसका जो सबसे ऊंचा जो बुरुज है वो कौन सा है? भीम बुरुज है। इसके अलावा तारागढ़ दुर्ग के बारे में एक इतिहासकार का एक वाक्य आता है, रुडायर्ड कीपलिंग। रुडायर्ड कीपलिंग, रुडायर्ड कीपलिंग, इसने इस दुर्ग के बारे में एक वाक्य कहा था कि ये जो दुर्ग है ये मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। यह वाक्य रुडायर्ड कीपलिंग का था। तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया था कि यह दुर्ग मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाया गया है। प्रेतों द्वारा बनाया गया है। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया? तो तारागढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया। तो आप ये बताओ ये वाक्य किसके बारे में कहा गया कि ये दुर्ग तो परियों और अप्सराओं द्वारा निर्मित है? ये वाक्य किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? कमेंट करके बता दो। इसके बारे में कहा गया कि ये दुर्ग भूतों प्रेतों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। तो किसके बारे में कहा गया कि ये दुर्ग जो है
ये दुर्ग परियों में अप्सराओं द्वारा निर्मित जो दुर्ग है वो माना जाता है। और इसी के अंदर एक और आता है राजमहल। राजमहल भी याद रखिएगा। बूंदी चित्र शैली में जो भित्ति चित्रकला शैली है ना, उसका सबसे खूबसूरत अगर आपको नमूना देखना है तो वो इस दुर्ग के अंदर एक महल आता है, राजमहल, जो भित्ति चित्रकला शैली के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बूंदी चित्रकला शैली की खास उसके अंदर झलक अपने को दिखाई देती है। तो ये तारागढ़ दुर्ग है। गर्भ गुंजन तोप है, सबसे ऊंचा बुरुज भीम बुरुज है। और रुडायर्ड कीपलिंग का ये वाक्य बड़ा फेमस है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। रंग विलास चित्रशाला और सुख महल का संबंध किस दुर्ग से है? तो बूंदी के किले से है, जिसको अपने तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य इसके अंदर अगर अपने फैक्ट की बात करें कि बूंदी के अंदर अन्य कौन कौन से फैक्ट है, तो तारागढ़ दुर्ग जो है ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी भी है। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। 84 खंभों की छतरी, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने करवाया था। निर्माणकर्ता कौन था? राजा अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया था। अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। राजा अनिरुद्ध के द्वारा अपनी पत्नी की याद में इस 84 खंभों की छतरी का बूंदी के अंदर निर्माण करवाया गया था। और 84 खंभों की छतरी कहां है? तो बूंदी के अंदर है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, घास फूस की छतरी। घास फूस की छतरी जो है वो भी कहां पर है? तो वो भी बूंदी जिले में स्थित है, घास फूस की छतरी। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो ऐतिहासिक जो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर सथुर माता जी का मंदिर स्थित है बूंदी के अंदर। सथुर माता जी का मंदिर भी बूंदी जिले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर इंद्रगढ़ माता जी का मंदिर भी स्थित है। इंद्रगढ़ माता जी का जो मंदिर है वो भी बूंदी जिले में स्थित है। और पर्यटक के क्षेत्र में यहाँ का बूंदी महोत्सव, बूंदी महोत्सव जो है वो भी बड़ा फेमस है। बूंदी महोत्सव यहाँ का फेमस है। जो इस महोत्सव का आयोजन जो है वो प्रति वर्ष 24 जून को किया जाता है। कि बूंदी महोत्सव का आयोजन कब होता है? तो 24 जून को जो है वो बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। दोबारा देखिएगा, 84 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने अपनी रानी अपनी पत्नी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था, बूंदी के अंदर है। घास फूस की छतरी भी बूंदी के अंदर है। सथुर माता जी का मंदिर बूंदी में है। इंद्रगढ़ माता जी का मंदिर भी ऐतिहासिक मंदिर बूंदी के अंदर है। और बूंदी महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र का यहाँ का काफी फेमस है। अब देखो, ये प्रश्न तो आपको भी पता है कि ये कभी नहीं आएगा कि बूंदी महोत्सव किस जिले का है। आयोजन कब होता है वो बड़ा काम का है, याद रखिएगा 24 जून को। कि बूंदी महोत्सव का आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? तो 24 जून को यहाँ पर बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अन्य अगर अपने बात करें तो बूंदी चित्र शैली के बारे में कुछ बातें जरूर याद रखिएगा। बूंदी चित्र शैली, एग्जाम में यहां से अच्छे खासे प्रश्न आते हैं बूंदी चित्र शैली के बारे में। अब देखो, बूंदी चित्र शैली के बारे में यह कहा जाता है कि चित्र शैली का सबसे ज्यादा जो विकास है वो राव सुरजन सिंह के समय में हुआ था। राव सुरजन सिंह के शासनकाल में इस चित्र शैली का सबसे ज्यादा विकास हुआ था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा इस चित्र शैली का सबसे अगर अपने उत्कृष्ट नमूने की बात करें तो आज वर्तमान में जो चित्रशाला है, जो तारागढ़ दुर्ग केंद्र स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था महाराजा उमेद सिंह ने। महाराजा उमेद सिंह ने वो इस बूंदी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। भित्ति चित्रकला के लिए ये चित्रशाला जो है ये बड़ा एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर ये मानी जाती है। अगर अपने बूंदी शैली की बात करें तो इस शैली पर ईरानी शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा
मराठी शैली का भी इसके ऊपर प्रभाव है। इसके अलावा इसके ऊपर मेवाड़ी शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मेवाड़ी शैली, इन सब का जो प्रभाव है वो इस शैली पर झलकता है। आप कमेंट करके ये बताओ कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिस पर किसी भी बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। एक ही चित्र शैली है जिसके ऊपर किसी बाहरी चित्र शैली का प्रभाव नहीं पड़ा, ऐसी एकमात्र चित्र शैली कौन सी है। जबकि इस पर ईरानी शैली का प्रभाव है, मराठी शैली का प्रभाव है और मेवाड़ी शैली का जो प्रभाव है वो भी इसी शैली पर पड़ा है। इसके अलावा याद रखना, इस शैली के जो फेमस चित्र है जो पेपर में बहुत बार आते हैं वो है रागमाला, रागमाला व भैरव रागिनी। भैरव रागनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। रागमाला और भैरव रागनी किस चित्र शैली से संबंधित है, तो याद रखिएगा बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। अब देखो इसके अंदर बूंदी चित्र शैली की सबसे बड़ी पहचान क्या है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंदर पशु पक्षियों के और वृक्षों के चित्रों को इसमें प्रधानता दी गई है। इस चित्र शैली का जो सबसे प्रमुख वृक्ष माना गया वो खजूर का वृक्ष माना गया है। और इसके अंदर नाचते हुए मोर के जो चित्र है वो भी हमें इसके अंदर दिखाई देते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है चित्र शैली की वो क्या है, वो याद रखिएगा पशु पक्षियों के चित्र है। पशु पक्षियों के सर्वाधिक चित्र, पशु पक्षियों के सर्वाधिक जो चित्र है वो किस चित्र शैली की पहचान है, तो वो बूंदी चित्र शैली की पहचान मानी जाती है। और ये प्रश्न पेपर में बहुत अधिक बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा कि पशु पक्षियों का चित्र किस चित्र शैली की पहचान है, तो बूंदी चित्र शैली की पहचान है। उसके अलावा बूंदी के बारे में अन्य भी बहुत सारे फैक्ट जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अंदर मुख्य सभ्यता स्थल के भी नाम आते हैं, नमाणा और सिलोन। और अपने राज्य में सर्वप्रथम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा पर जो सबसे पहले रोक है वो भी यहीं पर लगाई गई थी, लगभग 1822 के अंदर लगाई गई थी। तो ये बूंदी जिले के बारे में मुख्य फैक्ट थे। उसके अलावा यहाँ पर डाबी हत्याकांड जो है वो भी बूंदी जिले से संबंधित था। डाबी हत्याकांड भी यहीं पर हुआ था, लगभग 2 अप्रैल 1923 को। डाबी हत्याकांड का संबंध भी किस जिले से था, बूंदी जिले से था, जिसमें नानकजी भील और देवीलाल गुर्जर जो 2 किसान है वो उस हत्याकांड के अंदर शहीद हुए थे। जिसके बाद माणिक्यलाल वर्मा ने नानकजी भील की याद में गीत गाया था अर्जी शीर्षक के ऊपर। तो वो डाबी हत्याकांड जो है वो भी बूंदी जिले से संबंधित है। तो ये बूंदी जिले के बारे में था। मैं जल्दी से दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिएगा बूंदी जिला। बूंदी जिले को राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान की काशी कहा जाता है, अजात वैभव नगरी कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग है, जेत सागर झील है, 84 खंभों की छतरी जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। तारागढ़ दुर्ग को बूंदी का दुर्ग भी कहा जाता है। गर्भ भूषण तोप इस दुर्ग के अंदर रखी गई है। वर्तमान में यहाँ का मुख्य पर्यटक स्थल माना जाता है तारागढ़ दुर्ग। इंद्रगढ़ की बात करें तो यहीं पर लाखेरी में अपने राज्य का पहला सीमेंट कारखाना स्थापित हुआ था 1915 में। इंग्लैंड की कंपनी कली निक्सन कंपनी के द्वारा यहाँ पर यह कारखाना स्थापित करवाया गया 1915 में, जिसने 1917 में अपना उत्पादन का कार्य शुरू किया था। और इस कारखाने का नाम है एसीसी। प्रश्न आता है एसीसी सीमेंट कहाँ की प्रसिद्ध है, लाखेरी बूंदी की प्रसिद्ध है। केशोराय पाटन की बात करें तो भगवान परशुराम की तपोस्थली है केशोराय पाटन। सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल भी यहीं पर है, जिसकी स्थापना 1965 में चंबल नदी के किनारे पर हुई थी। चंबल के तल की सबसे ज्यादा गहराई और चौड़ाई इसी शहर में देखी जाती है, मतलब किसमें, केशोराय पाटन में। उसके अलावा बूंदी की अगर अपने प्राचीन नाम की बात करें तो वृंदावती है, फरुखाबाद है, बुंदू का नाला है। उपनाम की बात करें तो राजस्थान की छोटी काशी, राजस्थान की काशी, बावड़ियों का शहर, आजाद वैभव नगरी है। बूंदी का आरजे नंबर 8 है और शुभंकर सुखाब है। जलवायु आर्द्र जलवायु है। मिट्टी यहाँ पर मध्यम काली रेंगूर मिट्टी पाई जाती है। कृषि की बात करें तो हल्दी, धान और गन्ना उत्पादन में बूंदी एक अग्रणी जिला माना जाता है। अपवाह तंत्र की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदी चंबल है। चंबल की सहायक नदियां भी यहाँ पर बहती है, मांगली, मेज और चाकण। ये सबसे मोस्ट है, याद रखिएगा कि मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात कहां पर है, तो बूंदी के अंदर है।
और चंबल की सबसे ज्यादा गहराई और चौड़ाई कहाँ है? तो केशोरायपाटन बूंदी के अंदर है। इसके अलावा झील की बात करें तो बूंदी में कनक सागर, दुगारी, जेत सागर, नवल सागर, नवलखा, फुलरानी की झील बूंदी में स्थित है। खनिज की बात करें तो सिलिका रेत और यूरेनियम के भंडार बूंदी जिले में है। सिलिका रेत के लिए बारोदिया क्षेत्र फेमस है और यूरेनियम के लिए हिंडोली वाला जो क्षेत्र है वो इस खनिज के लिए बूंदी जिले का फेमस है। उद्योगों के अंदर देखें तो राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में यही स्थापित हुआ था, जिसने सीमेंट बनाने का काम 1917 में शुरू किया था। और इस कारखाने की स्थापना कली निक्सन कंपनी ने करवाई थी और इस कारखाने का नाम क्या था? एसीसी। और सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी शुगर मिल 1965 में केशोरायपाटन शुगर मिल के नाम से यही स्थापित हुई थी, चंबल नदी के किनारे पर। और पहली शुगर मिल 1932 में भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से स्थापित हुई थी। वन्य जीव क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है कनक सागर, वो बूंदी में स्थित है। बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य विस्तृत है, जिसका मुख्य जीव जंगली कुत्ते हैं, जंगली कुत्तों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर अपने राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना संचालित है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जुलाई 2021 को यहाँ पर चौथी बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी, जबकि पहली बाघ परियोजना रणथंभौर में 1973 में शुरू हुई थी। उसके अलावा तारागढ़ दुर्ग या बूंदी के किले की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो बरसिंह ने 14वीं शताब्दी में लगभग इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के जो मुख्य महल है वो रंग विलास चित्रशाला व सुख महल है। चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, जो बीती चित्रकला के लिए फेमस माना जाता है। गरम गुंजन तोप इसी दुर्ग के अंदर फेमस है और इस दुर्ग का सबसे ऊंचा जो बुरुज है उसका नाम भीम बुरुज है। और रुडैर्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि ये दुर्ग मानव नहीं भूतों और प्रेतों द्वारा बनाया गया दुर्ग है। उसके अलावा 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, जिसका निर्माण राजा अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण करवाया था। घास फूस की छतरी बूंदी में है। सथुर माता जी का मंदिर बूंदी में है। इंद्रगढ़ माता जी का मंदिर बूंदी में है। और बूंदी महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ पर प्रति वर्ष 24 जून को इस महोत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बूंदी चित्रशैली की बात करें तो इस चित्रशैली का सबसे ज्यादा जो विकास है वो राव सुरजर सिंह के समय में माना जाता है। चित्रशाला इसका सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। इस शैली पर ईरानी, मराठी और मेवाड़ी शैली का प्रभाव झलकता है और इसके जो मुख्य चित्र है वो रागमाला और भैरव रागनी है। और इस चित्रशैली की सबसे बड़ी जो पहचान है वो क्या है कि इस चित्रशैली में पशु पक्षियों के जो सर्वाधिक चित्र जो है इस चित्रशैली में मिलते हैं। तो ये मुख्य बूंदी जिले के बारे में था। तो देखो YouTube के ऊपर मैं बार बार आपको कहता हूं कि YouTube के ऊपर क्लास में किसी भी जिले को हम पूरा डिटेल के अंदर नहीं करवा सकते, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बतानी होती है। अगर मैं इसके अंदर बूंदी चित्रशैली को डिटेल में लेकर जाता, तारागढ़ दुर्ग को डिटेल में लेकर जाता, 84 खंभों की छतरी को डिटेल में लेकर जाता, बूंदी तो हमारा बावड़ियों का शहर है, तो बूंदी जिले में बहुत सारी बावड़ियां फेमस है, सभी बावड़ियों के ऊपर अपने डिटेल में करते हैं। लगभग ये मान लो कि बूंदी जो जिला है वो 3 से 4 घंटा जो है वो बूंदी जिले के फैक्ट को जानने में लगभग 3-4 घंटे की क्लासें लगती है। लेकिन उतनी लंबी क्लास अपने यूट्यूब के ऊपर इतनी लंबी क्लास ले नहीं सकते, संभव नहीं, क्योंकि ना तो इतनी लंबी क्लास को कोई पढ़ेगा ना कोई सुनेगा। यूट्यूब के ऊपर क्या होता है कि बहुत कम समय में स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्ट की मांग करता है कि बहुत कम समय लो और कम समय में हमें बहुत सारी बातें बताओ। तो उस हिसाब से YouTube के ऊपर जो है थोड़ा सा एक ये कह सकते हैं कि आपको मेन चीजें जो है वो बता देते हैं कि ये जो चीज है ये बूंदी जिले से संबंधित है ना। तो ये जिला दर्शन बूंदी जिले के बारे में हमने पढ़ा और ये बाकी सारी पुस्तकें बाजार के अंदर उपलब्ध है। और अगर आप जिला दर्शन की जो संकल्प पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वो आज बाजार में आ चुकी है, तो ये जिला दर्शन की जो पुस्तक है वो एक बार जरूर लीजिएगा, देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो नवीनतम जिलों का जो जीके है वो याद करना कितना आसान है, अगर उसको आसान लैंग्वेज में किसी को बताया जाए तो इस पुस्तक में मैंने 50 जिलों का जो जीके है, चाहे उसकी जियोग्राफी हो, चाहे उसकी कल्चर है, चाहे उसकी हिस्ट्री है, चाहे उसमें कोई करंट जीके का फैक्ट है या उससे कोई मुख्य व्यक्तित्व संबंधित है,
उन सब बातों को बड़ा ही व्यवस्थित रूप से मैंने सिस्टम से उसके अंदर लिखा है और आपके सामने बड़ी आसान सी भाषा में मैंने इस पुस्तक के माध्यम से वो बात मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो एक बार इस पुस्तक को लीजिएगा जरूर। पुस्तक के ऊपर पहले पेज के ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी सेल्फी लेकर जरूर भेजिएगा ताकि और भी अपने साथियों को बताएं। और अगर आप जिला दर्शन जो है वो अगर ऑनलाइन अगर आप मेरे साथ बैच में जुड़ना चाहते हो तो जिला दर्शन का लाइव बैच अपने संकल्प की ऐप के ऊपर मैंने प्रारंभ कर रखा है। अगर आप ये कोड लगाते हो, कूपन कोड है संकल्प 50, इस कोड से आपको इस कोर्स में 15% की अतिरिक्त छूट और मिल जाएगी और आप मेरे साथ इस जिला दर्शन के ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हो, जो कम से कम 3 से 4 महीने का लाइव बैच रहेगा, जिसमें प्रत्येक जिले को बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उस जिले की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री और अन्य जो उस जिले के तथ्य है, फैक्ट है, उन सब के ऊपर अपने डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी जो लाइव है उनमें से कई साथी होंगे जो लाइव बैच में मेरे साथ जुड़े हुए होंगे, उनको पता है कि उस बैच में कितना डिटेल के अंदर अपने जीके को पढ़ रहे हैं। बीकानेर जिला 12 दिसंबर से शुरू किया था। आज सुबह लगभग 1.25 घंटे की क्लास हुई थी और लगभग ये मान लो कि 12 से आज तक लगभग ये मान लो कि 5 से 6 घंटे की क्लासें हो चुकी है और 5-6 घंटों की क्लासों में अभी तक बीकानेर की जियोग्राफी कंप्लीट हुई है और बीकानेर जिले की कल्चर हमने आज शुरू की है। तो समझ लो कि उसके अंदर हम कितना डिटेल के अंदर उस चीज को अपने पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। और अगर आप जिला दर्शन की पुस्तक लेकर इस कोर्स में मेरे साथ जुड़ते हो तो सोने पे सुहागा है और गारंटी है 3-4 महीने अगर आप लाइव बेस में आप मेरे को दे दोगे तो राजस्थान जी की आपका बड़ा बेहतरीन कर दूंगा, इस चीज की आपके साथ गारंटी रहेगी। तो ये जिला दर्शन वाली क्लास थी, कैसी लगी मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे ये जिला दर्शन की जो क्लास है वो कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।